Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। कल और परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में सीएम साहब के द्वारा हुई थी, जिसमें कि 100 दिनों में वो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे, उनमें एग्ज़ाम, पेंडिंग रिजल्ट्स, अपकमिंग वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो है उन्होंने कुछ बोला था। और उसके बाद मीडिया द्वारा जो है उस स्टेटमेंट को जो है वो दोबारे लोगों के सामने रखा गया, स्टूडेंट्स के सामने रखा गया, और एक खलबली और पैनिक का जो है माहौल स्टूडेंट्स के और सभी एस्पिरेंट्स के मन में बैठ गया है। उसके बाद वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इस क्रिटिकल कंडीशन में व्यूज़ पाने के लिए मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, ना ही मैं अपने सब्सक्राइबर इनसे गेन करना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर उस सेम न्यूज़ हैंडल की जो वीडियो थी उसे काट काट कर क्रॉप कर कर जो है वो चिपकाया जा रहा था। अब लगाने वाले तो बेसिकली लगाते थे वीडियोस, उनका मेन तो मोटिव होता है कि वीडियो लगा दी, क्योंकि उन्होंने ये सोचते नहीं हैं कि जो वीडियो को देख रहा है कोई एस्पिरेंट, उसके दिमाग पर उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनके फाइनल रिजल्ट निकले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है उनके ऊपर क्या, और स्पेशली जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर उसका जो है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इस फसाद में फंसना नहीं चाहता था स्पेशली, परंतु कल जो है मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया वीडियो में, और पर्सनली मुझे डीएम करके काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि सर पैनिक की स्थिति पैदा हो चुकी है हमें, जब से हम इस सीएम साहब की स्टेटमेंट हमने सुनी, और स्पेशली सीएम साहब की स्टेटमेंट नहीं, जब से हमने यूट्यूब के ऊपर मीडिया हैंडल्स की स्टेटमेंट सुनी है, तब से हमें जो है वो पैनिक की स्थिति दौड़ गई है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। अब मुझे नहीं पता कि यार क्यों यूट्यूब हैंडल्स वाले बिना किसी चीज़ को क्लियर करे हवाई हवाई फायर कर देते और वीडियोस को जो है वो उठाकर क्रॉप करके पोस्ट कर देते। आई डोंट नो। जब स्टूडेंट सत्याग्रह शुरू हुआ तो कितने यूट्यूब हैंडल ने उसे जो है वहाँ जाकर कवर किया था, या कितनों ने उसके जो है वो आवाज़ उठाई थी, कौन से न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। कई न्यूज़ चैनल तो हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने कि उसे 817 का जो है वो ठप्पा पहना के, मुखौटा पहना के उसे खारिज कर दिया था, कि ताकि उसमें जो है लोग और ना जुड़ सके। तो इन सब चीज़ों से अगर व्यूज़ आपको पाने हैं तो भाई आने वाला भविष्य आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह का आपका आने वाला भविष्य होगा। तो चलो दरकिनार करते हैं उन सभी व्यूज़ को, उन सभी जो है वो न्यूज़ को, और उन सभी स्टेटमेंट्स को। अब हम कुछ एक जो एक सवाल है इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो HPPSC करवाएगा। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात होगी, किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। फैक्ट्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर बात होती है और उसकी ही बात यहाँ पर की जाएगी। मैं यहाँ पर किसी का पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का पक्षधर हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट कोड का पक्षधर हूँ। एस्पिरेंट हूँ और एस्पिरेंट की तरह ही बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से एग्ज़ाम करवाएगा HPPSC। देखिए, आपकी 408 पोस्ट्स जो आपकी पहले बच चुकी है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम आता था, पोस्ट कोड JOA 965 का एग्ज़ाम आपका आता था, उसमें क्लर्क LDR के आपके 2 पोस्ट कोड थे, उनका एग्ज़ाम आता था, शायद पोस्ट कोड 1008 1009 ऐसे करके थे कुछ पोस्ट कोड, तो उनके एग्ज़ाम। देखिए, जिनके एग्ज़ाम पहले पेपर लीक होने से बाद होने थे, जैसे कि पेपर लीक होने का आपका 965 का पेपर लीक हुआ था तो उसका एग्ज़ाम होना था। उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका एग्ज़ाम होना था, शायद 1 तारीख को उसका एग्ज़ाम था आपका। उसके बाद आपका जो है वो क्लर्क LDR के 2 पोस्ट कोड थे, उनके एग्ज़ाम होने थे। तो उन सभी के एग्ज़ाम को मिला के 408 वैकेंसीज तो आपकी ये हो जाती हैं। तो इनके तो आप श्योरिटी ले ही लीजिए कि इनके एग्ज़ाम होंगे। कौन सा? कंप्यूटर ऑपरेटर आपका हो गया इसमें, ठीक है जी। JOA 965 आपका हो गया। क्लर्क LDR के वो 2 पोस्ट कोड हो गए, उनके एग्ज़ाम तो गारंटीड करवाएगा। अब दूसरी बात है कि प्रीवियस जो वैकेंसीज़ हैं उनमें से आपका कोई भी अभी इतना जल्दी उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, या पेपर कैंसिल वाली बात हम छोड़ देते तो उनमें से कोई भी जिनके ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। पहली बात ये, 3-4 पोस्ट कोड तो हमारे पुराने ही हो गए, इसमें कुछ और नई वैकेंसीज भी ऐड हो सकती हैं। जैसे कि आपकी IPS डिपार्टमेंट में होगी आपकी वैकेंसी, बिजली बोर्ड में आपकी वैकेंसी होगी, इंजीनियरिंग की आपकी वैकेंसी होगी, पंप ऑपरेटर की आपकी वैकेंसीज इसमें हो गई, ठीक है जी। टीचर्स की इसमें आपकी वैकेंसी हो जाएगी। तो इसमें जो है वो पर्टिकुलर विभिन्न प्रकार के पोस्ट कोड कुछ और ऐड किए जाएंगे,
और उन पोस्ट कोड को मिलाकर जो है वो 2000 वैकेंसीज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और सीएम साहब के स्टेटमेंट, हम बोल सकते हैं कि सीएम साहब की स्टेटमेंट का क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन आता है, तो उनकी जो है वो स्टेटमेंट क्या रही थी कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले फ़ीस पे कर दी है उन्हें से फ़ीस दोबारा जो है वो नहीं ली जाएगी, और इसके साथ ही एज या आयु सीमा में भी उन्हें जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब जिसने मतलब निकालना है भैया वो तो हज़ार मतलब इसके निकाल लेगा। और जो भर्ती रद्द करवाने के पक्षधर हैं, हमें पता है वो कौन कौन से लोग हैं जो भर्ती रद्द करवाने के भी पक्षधर में लगे हुए हैं। एस्पिरेंट इस समय अगर वीडियो देख रहा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर उसने 3 से 4 रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आपके सिस्टम जो टेस्ट लेता है उनके सिस्टम को पेपर लीक होने के बावजूद भी वो पेपर को क्लियर करके वहाँ पर फाइनल डीवी के लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है कि कौन कौन व्यक्ति शामिल है और कौन कौन व्यक्ति चाहता है कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाए। तो सीएम साहब की स्टेटमेंट का मतलब बोलते हैं कि जैसे उन्होंने बोला था कि जितने भी प्रीवियस आपके जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है उनको दोबारा फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी। पहली बात, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो ये उन पोस्ट कोड के लिए है जिनके आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे। ठीक, क्लियर कट बात। जो कि आपके जैसे कि आपके 965 होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, आपका क्लर्क LDR हो गया, 2 पोस्ट कोड हो गए। एक शायद उसमें कमीशन की पोस्ट कोड के लिए था, हैंडीकैप्ड के लिए था, HPSSC की कमीशन के अंदर आपका हैंडीकैप डिपार्टमेंट के अंदर JIT का पेपर था, तो वो तो अब कमीशन ही नहीं रहा, तो उस पोस्ट कोड को तो आप साइड कर लीजिए, उसका एग्ज़ाम ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस पोस्ट कोड को आप साइड कर लीजिए। तो वो सभी एग्ज़ाम जो बच्चों ने पहले भरे थे और जिनके एग्ज़ाम आ चुके थे, जिनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, उनसे दोबारा फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही उसमें दोबारा एज रिलैक्सेशन उसमें दी जाएगी, परंतु उसमें फ़ीस जो है वो आपकी नहीं ली जाएगी। ये उन एग्ज़ाम के रिलेटेड बात की है। हाँ, अगर कोई और न्यू वैकेंसीज ऐड होती हैं, न्यू वैकेंसीज या न्यू पोस्ट कोड कोई जनरेट होता है, तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी होगी। परंतु जो ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुके हैं, जिनका रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि कोई भी फ़ीस पे नहीं की जाएगी। अब एक और स्टेटमेंट जिसके ऊपर की घमासान मचा हुआ है और पैनिक की कंडीशन में स्टूडेंट आ चुके हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको उनकी स्टेटमेंट बताता हूँ, इससे कितना आपको पता चला है और कितना मुझे पता चला है, फिर हम उसे बात करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इसमें रद्द करने की बात की जा रही है कहीं भी, तो भैया या तो अपने कान का चेकअप करवा ले, या वो अपनी नीयत ठीक कर ले। वर्ड कठोर हो सकते हैं, किसी को पसंद ना आए तो वीडियो छोड़ के भी जा सकता है। भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं है। 800 सीएम साहब की एक और स्टेटमेंट थी। तो फर्स्ट जब उन्होंने बोला था कि आने वाले 10 दिनों में, लाइन बाय लाइन मैं आपको उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आने वाले 10 दिनों में हम 2000 और नए पोस्ट कोड जो हैं, 2000 और नए पोस्ट पर वैकेंसीज ले आ रहे हैं। नंबर 1 बात ये जिन्होंने बोली कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हम 2000 और नई रिक्रूटमेंट लेकर आ रहे हैं, 2000 पदों पर नई रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, ये बात होगी। दूसरे ने बोला कि जिन्होंने ऑलरेडी फ़ीस पे कर दी है उन्हें फ़ीस करने की आवश्यकता नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो वो उन्हीं के रिगार्डिंग दी जाएगी जिनका अभी तक रिटन टेस्ट नहीं हुआ है। बात ये एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आने वाले पोस्ट कोड में भी वो आपको, न्यू पोस्ट कोड में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसकी भी संभावनाएं हैं क्योंकि बीच के प्रोसेस में भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, परंतु फीस आपको अगर कोई न्यू वैकेंसी आती है तो उसमें भरनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपका SI का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पुलिस की भर्ती होगी तो उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, परंतु फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरे उन्होंने क्या बात बोली थी कि जो ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिनके ऊपर जो बिल्कुल साफ़ है, जहाँ पर कि कोई पेपर लीकेज नहीं है, जिनकी जो विजिलेंस की इंक्वायरी से किनारे हैं, उनका भी जो परिणाम है वो HPPSC निकालेगा। अब वो 1 महीने में निकालता है या 1.5 महीने में निकालता है वो बात की बात है, पर उनका परिणाम HPPSC ही निकालेगा। होप सो उनका परिणाम जो वो हम आशा करते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका एग्ज़ाम निकल जाए। तीसरी स्टेटमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थी, जिसने कि बच्चों को अधर में डाल दिया है, और पेपर रद्द करवाने वालों ने तो कुछ से कुछ स्टेटमेंट का बना लिया, परंतु जो हमने सुनी वो हम आपके सामने बोलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट उन्होंने ये बोली थी कि कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जो लीक नहीं हुए, कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हैं, जो कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जो आपके लीक हुए हैं। जो उनकी वर्डिक्ट थी कि कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जो आपके लीक हुए हैं, इसके साथ ही उसमें से कुछ ऐसे भी पेपर हैं जिनमें
काफ़ी कम यानी कि लिमिटेड अमाउंट में लीकेज हुई है या कुछ सीमित लोगों तक पहुँचे हैं, मास लीकेज उसमें नहीं हुई है, तो उनके भी हम रिजल्ट निकालने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब अगर इसमें यहाँ पर किसी महानुभाव को कैंसिल शब्द का वर्ड सुनता है तो भाई आप अपने कानों का इलाज करवा लीजिए कहीं जाके, या फिर आपको दिमागी जो आपका चेकअप है उसकी आवश्यकता है। मास लीकेज अगर कहीं होती है तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर आपके 15 से 20 लोगों के बीच में कोई क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका है तो वहाँ से सर्कुलेशन वो ईजिली ज़्यादा हो सकता है। परंतु अगर 4 से 5 या 6 लोगों तक आपका एग्ज़ाम पेपर पहुंच रहा है तो उन 6 लोगों को बाहर करके एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला जा सकता है, और ये हुआ भी है। SSC CGL में 2017 में ये केस हुआ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला था कि इनका रिजल्ट निकाला जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा वहाँ पर दी गई थी। तो पेपर कैंसिल की कोई बात नहीं है। अब 817 के बारे में बात करती है, 817 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं। सीधी बात है, कल 24 तारीख को इसकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सरकार की नीयत क्या है, सरकार की मंशा क्या है, कल तक का सब्र रखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा, कैंसिल करने के पक्षधर में तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना वो कैंसिल कर सकता, सीधी बात। उसके बाद आपको सरकार का पक्ष पता लग जाएगा जब एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखेंगे। 73 बंदों के पास कहा था कि 73 बंदों से कॉन्टैक्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट होने में और लीकेज होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई बार कोई क्वेरी हमारी रह जाती है तो उसके रिगार्डिंग भी हम HPSSC में कॉल करते हैं, डजेंट मीन कि हमने पेपर खरीदा है। सीधी बात, किसी को बुरी लगती रहे तो लगती रहे। इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकता है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए हम नहीं है इसके भूखे। तो यहाँ पर सीधी बात ये कि अगर उसमें 10 या 15 या 20 बंदों तक आपका पेपर पहुँचता है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि 20 बंदों का पेपर पहुँच रहा है तो आगे भी सर्कुलेशन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर 10 से कम बंदों के पास पेपर जा रहा है या 4 या 5 बंदों के पास पेपर जा रहा है तो उन्हें बाहर करके दोबारा जो योग्य बंदे उन्हें कराया जा सकता है। सीधी बात, कोर्ट में कल हियरिंग है, क्या हो सकता है? तो हियरिंग में जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे चांस लग रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो हाई कोर्ट की ही वर्डिक्ट के साथ जा सकता है। जो आपके हाई कोर्ट ने जो इसके बारे में डिसीजन दिया था, 90% चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ ही जा सकता है आपका। इस चीज़ को ध्यान रखिए। काफ़ी लोगों को बात बुरी लग सकती है, लगती रहे, सच कड़वा होता है भाई। दूसरी बात, पोस्ट कोड 980 का क्या होगा? मास लीकेज का दोबारा कॉन्सेप्ट आता है। CM साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ पेपर ऐसे हैं जो लिमिटेड और सीमित लोगों तक पहुँचे हैं। 1 या 2 या 4 लोगों में अगर पेपर पहुँच चुका है तो वो सीमित ही है, वो लीकेज उसमें नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी आप टेंशन नहीं लेंगे, 980 का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई आसार इसमें अभी तक नहीं लग रहे हैं मास लीकेज के। 1-2 बंदों को पकड़ा गया है, उन्हें बाहर किया जा सकता है और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ सकता है। मोराल अपना डाउन मत कीजिए, पैनिक मत होइए, अफवाहों से दूर रहिए। उसके बाद JOIT 939 का क्या होगा? यहाँ पर 2 पक्ष सामने आते हैं, पेपर टेम्परिंग और लीकेज। टेम्परिंग और लीकेज में आपका बहुत बड़ा फ़र्क होता है। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है कि OMR शीट के गत्ते में से किसी पर्टिकुलर OMR शीट को निकालना और उसके ऊपर टेम्परिंग करके उसके आंसर्स को ठीक करना, वो होता है टेम्परिंग। लीकेज का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पेपर का पहले ही सर्कुलेशन में चले जाना। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड टेम्परिंग। तो यहाँ पर आपका टेम्परिंग के केस में तो जिन्होंने 2 नहीं किए उनको तो 2 को तो आप साइड कर सकते हो ईजिली। बाकी बात रही है कि उमाजात की जो एक भतीजी है उसने हाई स्कोर किया है, तो अभी तक ये प्रूफ नहीं हुई है चीज़। अगर प्रूफ भी होते तो आपका लीकेज, इसे नहीं कहा, लीकेज का मतलब है कि एक ह्यूज अमाउंट में लीकेज हो गया, तो इसमें भी कोई मास लीकेज का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, तो ये भी अभी पोस्ट कोड जो है वो कैंसिलेशन होने की कगार से दूर ही लगता है मुझे, जहाँ तक मुझे अपना लगता है। उसके बाद क्या पुरानी सभी भर्तियाँ रद्द होंगी या दोबारा होंगी? देखिए, ऐसे पोस्ट कोड जिनका सब कुछ रिटर्न भी हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है, DV भी हो चुकी है, उन्हें रद्द करना, वो भी एक, जब वो पेपर आपका सीमित लोगों तक पहुंचा ऑलरेडी, या 2 या 4 या 5 लोगों तक पहुंचा, तो उन्हें रद्द करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन 4-5 लोगों की वजह से आप सारे जो निर्दोष हैं उनको सजा नहीं दे सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका जो है वो रिजल्ट आने में आपका 1-2 महीना लग जाएगा, हो सकता है इनका रिजल्ट आने में आपको मई-जून तक भी समय लग सकता है। प्रोसेस इसका थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसका रिजल्ट जो है आपका वो NTA जो नई एजेंसी बनेगी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नई बनेगी, गठन होगा उसका, वो आपका इसका रिजल्ट निकाल कर दे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। अभी तक किसी भी कोई भी ऐसा सिंगल पोस्ट कोड नहीं है जिसमें कि आपका जो है
वो मास लीकेज हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एफआईआर होना और लीकेज होने में फ़र्क होता है भाई। काफ़ी महानुभाव बोल रहे हैं कि भैया एफआईआर उनके ऊपर होगी है तो वो पेपर कैंसिल हो जाएंगे। एफआईआर तो करिए, तब एक आदमी पेपर लीक किया, एक आदमी की वजह से भी पेपर लीक हुआ है, एक आदमी तक भी पहुंचा तो एफआईआर तो वहाँ भी होती है। इट डजेंट मीन कि वो मास लीकेज है। तो वीडियो बनाने से पहले कृपया करके उन एस्पिरेंट्स के बारे में भी सोच लीजिए जो कि अपने फाइनल रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। जीआईटी वाले पिछले 817 वाले पिछले बेचारे 1.5-2 साल से सफ़र कर रहे हैं। महिलाएं अपने 2-2 3-3 साल के बच्चों को घर में छोड़कर सीएम साहब से मिलने आ रही हैं। कोई चंबा से पहुंच रहा है, कोई सिरमौर से पहुंच रहा है, कोई शिमला से पहुंच रहा है, कोई किन्नौर से पहुंच रहा है। तो उन लोगों के बारे में भी एक बार सोच लीजिएगा। लोग, आप सभी लोगों को देखते हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भाई हज़ारों बच्चे आपको देखते हैं, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए। इस क्रूशल कंडीशन में व्यूज़ के पीछे मत भागिए। पहली बात ये, उन लोगों की भावनाओं को देखिए जो अपने घर वालों से लड़कर पैसे अरेंज कर कर इतनी दूर बार बार सीएम साहब से मिलने आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों कि कुछ चंद लोगों की वजह से उनका भविष्य खराब ना किया जाए। आपको क्या लगता है कि जो बच्चा भी 80 नंबर लेकर आ चुका है, क्या वो दोबारा एग्जाम होगा? क्या गारंटी है वो 80 नंबर लेकर आएगा? बताइए इस चीज़ को। रूल की बात की जाए तो आपने क्या रूल बनाया? 1,000 रुपये 6 महीने की सजा। जो आदमी 50,000 रुपये पेपर लिए दे सकता है, 1-1.5 लाख रुपया पेपर खरीदने के लिए दे सकता है, वो 1 रुपये का मुंह पे नहीं मार सकता? 1,000 रुपया वो मुंह पे नहीं मार सकता वहाँ पर? क्या रूल है? कौन 1,000 रुपये से कौन डरता है आज की डेट में? 1,000 रुपये की अगर बात करें तो 1,000 रुपये तो स्टूडेंट का आजकल दिन में किताबों और कॉपियों का ही खर्चा निकल जाता है। 1,000 रुपये। अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, कोई मेट्रो सिटी में रहता है, शिमला जैसी जगह में आप रह रहे हो, सोलन जैसी जगह में आप रह रहे हो, मंडी जैसी जगह में आप रह रहे हो, कांगड़ा जैसी जगह में आप रह रहे हो, तो 1,000 रुपये से ज़्यादा तो दिन का खर्चा आ जाता है वहाँ पर खाने पीने का ही। अगर आप मार्केट में घूमने जाओ, अच्छे से आप किसी कैफ़े में जाओ तो 500-600 रुपये का तो वहाँ पर पिज़्ज़ा खा लेता है स्टूडेंट। 1,000 रुपये की बात कर रहे हो आप। नियम आपने ऐसे बना दिए कि उसका डर भी तो होना चाहिए। नियम खाली किताबों में पन्ने भरने के लिए थोड़ी होते। फिर पन्ने भर दिए, नियम बना दिए, हमने जिम्मा साइड कर लिया। कम से कम नियम ऐसा सख्त बनाना चाहिए ताकि आने वाले की पुश्ते डरें, तब जाके जस्टिस होगा। और ऐसी सीएम साहब ने कोई भी बात नहीं की है जिनके ऊपर एफआईआर की गई है उनके एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। पहले इस बात को ध्यान रख लीजिए। जितनी भी बारी हम सीएम साहब से मिले हैं, जितनी बारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक की है, उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाकर आप देखिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे चैनल पर आकर मुझे गालियाँ दीजिए अगर उन्होंने एक बार भी कहीं कैंसिल वर्ड का यूज़ किया हो। एडवोकेट जनरल ने ज़रूर बात की थी 817 के बारे में, परंतु संपर्क में होना और पेपर बिकना और पेपर पहुंचना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। स्टूडेंट का मोरल अपलिफ्ट नहीं कर सकते तो उन्हें गर्त में मत ठोकिए या गर्त में मत धकेलिए। इस समय हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भैया उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए जो कि पैनिक की स्थिति में इस समय बच्चे पहुँच चुके हैं। सिलेबस क्या बदलेगा या नहीं, तो देखिए वो सभी आपकी रिक्रूटमेंट्स जिनकी नोटिफिकेशन पहले आउट हो चुकी है, जिनका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है, उनका सिलेबस जो है वो वही रहने की 95% चांसेस हैं। 95 से 96% या 97% आपके चांसेस है कि उनका सिलेबस वही रहेगा। जैसे जो का पेपर है तो उसका सिलेबस सेम रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका पेपर सेम रहेगा, क्लर्क एलडीआर का पेपर सेम रहेगा। अब HPPSSC किस लेवल का पेपर लेता है वो देखना है। सिलेबस आपका सेम रहेगा। हाँ, अगर कोई नई रिक्रूटमेंट निकलती है, नया पोस्ट कोड निकलता है, तो उसका जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये चीज़ आपकी हो सकती है। अफवाहें से बचें। तो इस समय जो है अफवाहों से आपको बचना होगा। जो आप अपनी आंखों से देखते हो, जो अपनी कानों से सुनते हो, या फिर डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहा जाता है, उन चीज़ों पर बिलीव कीजिए। अफवाहों से बचिए। बाकी प्रदेश में और देश में क्या चल रहा है उसका तो आपको पता ही है, मुझे अवगत करवाने की आवश्यकता नहीं है। और एस्पिरेंट आज की डेट में इतना बेवकूफ़ नहीं है जो कंक्लूजन ना निकाल सके किन्हीं चीज़ों का। जितने भी आपके दोस्त हैं जो पैनिक हो रहे हैं स्टेटमेंट के साथ, या जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनके मन में कोई विचार है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रकार की कंडीशन
आपके सामने फंसती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, किसी स्टेटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई पैनिक आपके अंदर क्रिएट होता है, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक बना दिया गया है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो ईजिली, ताकि एटलीस्ट इस समय एक एस्पिरेंट ही देखिए एस्पिरेंट का साथी है। इस चीज़ को याद रखिए, एक एस्पिरेंट का दर्द इस समय एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। और जो लोग ये बोल रहे हैं बड़े छाती ठोक के कि भैया भर्ती तो रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों के अंदर ज्ञान हो तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर पिछली सारी पुरानी भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं और उन्हें दोबारा भी कंडक्ट करवाया जाता है भाई, तो अगर आपकी 70 या 72 पर कोई इस समय सिलेक्शन हो रही है तो उसे भी अब भूल जाइए आप, वो आपकी 85 अब होने वाली है, इस चीज़ को याद रखिए। और दुआ ये कीजिए कि जो आपका 965 का एग्ज़ाम है वो आपका पुरानी भर्तियों से पहले हो जाए, सॉरी पुरानी भर्तियों के बाद हो जाए, जितनी भी पुरानी भर्तियाँ उससे पहले निपट जाए। क्योंकि अगर इतना हुजूम वहाँ पर जाकर बैठ रहा है तो भाई पिछले सारे रिकॉर्ड जो वो मेरिट के टूटने वाले हैं, इस चीज़ को भी याद रखिए आप। क्योंकि एक ही पोस्ट कोड से जब 4 बारी बच्चा गुजरेगा तो आप आइडिया लगा ही सकते हो भाई क्या बनेगा उसका। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अगर आज आप पेपर कैंसिल करवाने की बात कर रहे हैं तो कल को मेरिट के अंदर भी आप खुद को ना देखिए, क्योंकि उन बच्चों ने भी दोबारा पेपर देना है। अभी आपका कंपटीशन 2 लाख के बीच में, और कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। पास आउट होके कॉलेज कॉलेज से बच्चे बाहर जा रहे हैं, +2 भी बच्चों ने कर रहे हैं, हर साल +2 से पास आउट हो रहे हैं, हर साल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। तो कंपटीशन पीछे से जो बढ़ ही रहा है, जो आपने कंपटीशन ब्लॉक कर दिया है वो भी उसमें कूद रहा है, तो 1.5-2 लाख बच्चा और कूद रहा है उसमें आगे आकर। तो पहले 1-1.5 लाख के बीच में कंपटीशन था, अब आपको 4-5 लाख के बीच में कंपटीशन करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए भाई अपना हाल। और ये दिन सबके ऊपर आने एक ना एक दिन। इस समय अगर किसी का सारथी नहीं आप बन सकते तो स्वार्थी भी मत बनिए, ये चीज़ याद रखिए। अगर आप एक दूसरे की जड़ों को इस समय काटोगे तो कल को आपका पौधा भी वहाँ कभी पनप नहीं सकेगा। याद रखना इस चीज़ को। सर्कुलेशन करना इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि इस समय पैनिक की स्थिति में बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई हमारे लिए राय हो, कोई किसी प्रकार कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और भैया जो संतुष्ट ना हो वो गालियाँ भी बेशक लिख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मेरी किसी बात से संतुष्टि नहीं है तो बेशक वो गालियाँ लिख सकता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि भाई ऑथेंटिक चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, पेपर की न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सर्कुलेशन वीडियो को कीजिए ताकि वो सभी लोग जिनमें कि पैनिक की स्थिति इस समय बन चुकी है, एटलीस्ट उनको इस समय थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, उनको थोड़ा हौसला मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।